हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए भूगोल सेक्शन का सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास बुग्याल, बेट या मलनाड। या इनमें से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलनाड। ठीक है, ध्यान इसमें एक पॉइंट रखिएगा कि कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक का जो ये पठार है वो लावा से, ये पठार जो है लावा से निर्मित है। ये ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक का पठार लावा से निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर एक से अधिक होगा या फिर इनसे कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका जो आदर्श वाक्य था, ठीक है, आदर्श वाक्य पूछा जाए आपसे तो बताइएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका क्या था? ये मोटो था, इसका स्लोगन था। ठीक है, आदर्श वाक्य ही था ये। ठीक है, और बाद वाक्य की बात करें हम कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो जो पहले स्थान पर है वो कौन सा है? बिहार है। घनत्व के बारे में जब बात करेगा तो बिहार बताना है आपको। ठीक है, और कम बताएगा, सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक किसमें है? बिहार में है। ठीक है, और पूरे विश्व का जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है मेरे पास, यानी कि मेरे भारत में 17.5%, ये आपको पता होगा। ठीक है, बट मैं इसलिए लिख देता हूँ बार बार कि ताकि आपको रिपीट हो चीज़ें, बार बार देखने से सुनने से क्या होती है, चीज़ें याद रहती है। ठीक है, और बात करें एक चीज़ और कि अरुणाचल प्रदेश में जो घनत्व है वो कितना है, तो बता दें आपको कि 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में घनत्व जो है वो कितना है। सबसे ज़्यादा तो बिहार में है, लेकिन कितना बिहार में ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए हमें बता देते हैं, मैंने आपसे नहीं ज़्यादा हम करवा रहे हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा 17 किलोमीटर स्क्वायर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जो इधर जो इस एरिया में देखेंगे, जैसे कि मेरा ये भारत है, तो इधर हमारा हिंद महासागर इधर, और यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे इस तरीके से आपको लाल सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसके हिस्से में आता है? ये हिंद महासागर के हिस्से में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आर्कटिक सागर के बारे में बताइए, क्या है ये, क्या बताए थे पिछले वीडियो में, याद है? ये सबसे छोटा महासागर है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीट द्वीप में। ठीक है, पीट द्वीप जो है उसमें एक पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है जो निर्जन द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें से तो कुछ नहीं है। बैरन द्वीप हम जानते हैं, एक क्या है ये, बैरन द्वीप के बारे में बताइए क्या है? बैरन द्वीप शायद ये आपका एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आर्कटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का या हिंद महासागर का? जिसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन, तरंग या ज्वार भाटा? तो ये तरंग और ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन, ये नहीं देखने को मिलता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? ये होगा वाली।
जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा, वैगाई नेवयाल या कोसी गंडक? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका केन बेतवा। केन बेतवा भारत के नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ठीक है, और बात करें इसका हम कुछ और फैक्ट के बारे में, तो ये केन बेतवा जो है, ये दोनों केन बेतवा जो दोनों है ये यमुना नदी का सहायक नदी है। यमुना नदी का सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। केन बेतवा यमुना नदी के सहायक नदी है, और फाइनली फिर यमुना नदी जाकर के किसे मिल जाती है? गंगा में, यानी कि गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है। तो कह सकते हैं इस तरीके से कि गंगा की एक उप सहायक नदी है कौन? बेतवा और केन नदी। राइट, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सॉरी, मैंने क्या कह दिया, हाँ ठीक है, गुरु अरावली यानी कि ऊपर में है ना। हाँ ठीक है, नीलगिरी का होता है दूसरा बेटा, अरावली का गुरु शिखर ही है। ठीक है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर। ठीक है, लेकिन ये है कहाँ? तो इसका 70 से 80% भाग आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, इसलिए सही इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। तो अरावली जो पर्वत है कि जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वो कहाँ है? राजस्थान में है। देखेंगे कुछ इस तरीके से, राजस्थान में इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू होकर कैसे गया हुआ है, ये राजस्थान है। ठीक है, मतलब राजस्थान नहीं है, मतलब ये अरावली पर्वत की जो चोटियाँ हैं कुछ इस तरीके से पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, इसी पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, यह इनमें से किसकी सहायक नदी है? ये बताना किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो पहला है जो है वो है ऑप्शन में लूनी नदी, दूसरा है बनास नदी और तीसरा है माही नदी, या फिर इसमें से एक से अधिक होगा या फिर इससे कोई नहीं होगा। तीसरा सही जो आंसर है आपका वो हो जाएगा लूनी नदी। जवाई बांध जो है वो जवाई जो बांध है जवाई नदी पर जलाशय है, और यह लूनी नदी के क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, जवाई नदी जो है वो क्या है? लूनी नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि माही नदी भारत के किधर से किधर बहती है, यानी कि जिसको जो डायरेक्शन है बहने का वो किधर बहती है, यानी कि किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, या फिर हिंद महासागर में गिरती है, या फिर पश्चिम बंगाल में गिरती है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बताना आपको माही नदी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा बांध सुरक्षा नदी पर बनाया गया है? बरही, ये सॉरी सुरक्षा नदी नहीं है, ये हो जाएगा स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी होगा, क्या होगा? स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? बरही पर है, ठीक है, या फिर आपका चांडिल नदी पर है, या फिर मरे नदी पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चांडिल बांध। ठीक है, ये चांडिल बांध पर बनाया गया है। बात करें हम आगे थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अलमाटी है, अलमाटी। ठीक है, तुंगभद्रा। ठीक है, ये सब कहाँ है? ये अलमाटी कहाँ है? आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा भी कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। किस नदी पर है ये? तो कृष्णा नदी पर। ये दोनों कृष्णा नदी पर बने हुए हैं, कृष्णा नदी पर, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, एक और आता है झारखंड से, अगर ये ध्यान में रखना है आपको तो रख सकते हैं, मैथन बांध, मैथन बांध। ठीक है, ये आपको झारखंड देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा। किस जिला में? तो धनबाद जिला में, कोयला की नगरी है ना, यहाँ पे बहुत सारा कोयला पाया जाता है धनबाद में। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कृष्णा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है नागार्जुन बांध। क्या नाम है? नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। ठीक है, ये आपको भी देखने को मिलेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश संयुक्त राज्य में मिलकर बने हुए हैं, कृष्णा नदी पर ये भी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आमतौर पर डैश डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी के पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कितना से ज़्यादा मीटर की हाइट वाला होगा तो उसको हम लोग पहाड़ी के वर्ग में रखेंगे, पहाड़ी के पर्वत के रूप में उसको हम रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत जनरली किसको कहते हैं? जो 600 मीटर से अधिक हाइट का हो और ये बहुत ऐसे गया होगा तीर में और ऐसे निकल गया होगा, यानी कि ये चोटी की तरह होना चाहिए इस तरीके से, तो ये पर्वत का भाग होता है ये। ठीक है, इसे पर्वत फिर कह सकते हैं। और जो पठार होता है वो इस तरह से ऊंचा तो होगा, लेकिन आगे जाकर समतल हो जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पठार का एक ये उदाहरण है
इस तरीके से होगा, ऊपर में जाकर के समतल हो जाएगा, ऐसे उठा हुआ भाग रहेगा, ऊपर जाकर समतल हो जाएगा, फिर नीचे डाउन हो जाएगा। और ये पर्वत इस तरीके से उठा हुआ रहेगा और यहाँ पर नुकीला टाइप का रहेगा, यहाँ पर बसना मुश्किल है, ठीक है, नुकीला टाइप का होता है, ठीक है। ये दोनों अंतर है पर्वत में और पठार में। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु ये ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को 3 जो परमाणु हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, ओजोन गैस, ठीक है। तो 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, यह एक परत बनाता है जिसे हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसमें जानते हैं ओजोन मंडल के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी जो है वो K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। तो किस श्रेणी में है, पीर पंजाल या फिर काराकोरम या फिर जासका श्रेणी, या फिर इसमें तीनों होगा या फिर इसमें कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट करके बताइए मुझे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पर ही पर्वत जो है वो K2 अवस्थित है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी को हम उच्च एशिया का हम क्या बोल सकते हैं, रिड बोल सकते हैं। K2 का एक और नाम क्या है, गॉडविन अस्टीन के नाम से भी जानते हैं। और बात करें हम, ठीक है, दुनिया की सबसे दूसरा ऊंची चोटी ये तो K2 है, और ये याद रखिएगा जो K2 है ना हमारा वो POK में है। कहाँ पर है, POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके पाकिस्तान के अधिकृत में है, लेकिन हम इसे अपना मानते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें आपको क्या रखना है ध्यान में, ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है ये, ठीक है। और काराकोरम जो है, ठीक है, काराकोरम ये किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, ट्रांस हिमालय जिससे है ना ऊपर से इस तरह बांटेंगे, ऐसे 4 भागों में बांटा गया है, तो ये ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, ठीक है, फिर निम्न हिमालय और फिर ये शिवालिक, ठीक है। तो ये आता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, कुलाकांगडी, जोमोलाहारी, गंगवार, पुनतुम, ठीक है, कौन सा होगा बताइए इसमें। ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगवर पुनतुम, ठीक है। इसको पुनतुम नहीं होगा एक्चुअली में, इसका शायद नाम ये पुनसुम है, पुनसुम होना चाहिए, पुनतुम क्या होता है, पुनसुम ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात करें हम भूटान का जो आधिकारिक भाषा है वो जोंगखा है, आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है, अगर आपसे भाषा पूछ ले तो क्या बताइएगा, जोंगखा, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है, थिम्पू, ठीक है। और इसका जो मुद्रा है, करेंसी है वो है न्यूग्लटम, ठीक है। और यहाँ का भूटान के संसद, ये सब का नाम भी ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है, तोसुंगडू यहाँ का संसद का ये नाम है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि जो भूटान है, ये जो भूटान है इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं थंडर ड्रैगन की भूमि, थंडर ड्रैगन की भूमि, ड्रैगन की भूमि। कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों कहते हैं इसको, भूटान को हम थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से क्यों जानते हैं, क्या होता है यहाँ पर, चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए अगला है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, राजस्थान में। पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए याद रखने का सबसे आसान तरीका है, पिछोला मतलब छिछोला, मतलब जहाँ छिछोला मतलब पानी में कम होता है, तो जाहिर बात है कि राजस्थान में पानी कम देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर होना जाएगा राजस्थान, राजस्थान में ही पिछोला झील है। कैसे याद रखिएगा, पिछोला छिछोला मतलब कि मतलब बहुत का पानी कम है, तो पानी कम कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। वैसे तो ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करते, समय पर याद भी नहीं आते आपको, वो तो कहने को होता है ये ट्रिक, कुछ कुछ आम याद आ जाते हैं, बट अगर इतना ट्रिक ही हम याद कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन को याद करने से बेहतर है ना। याद करने से क्या होगा कि फिर वो ट्रिक मेरा कोई मतलब काम का नहीं है। जैसे होता है ना कि वो भारत में एक कर्क रेखा जो गुजरती हैं, तो उसमें लोग ट्रिक याद करते हैं, मित्र में गमछा झाड़, तो मित्र से देखिए क्या क्या होता है, मित्र से मध्य प्रदेश भी हो रहा है, मणिपुर भी हो रहा है, और एक मिजोरम भी हो रहा है। अब बताइए तीनों में से क्या किसको छाटेंगे, किसको हटाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूज कर जाएंगे कि मित्र, ये मित्र वाला में कौन सा था। चलो ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश तो याद ही रहेगा, लेकिन ये मणिपुर होगा या फिर क्या होगा, मणिपुर या फिर एक और क्या है, मिजोरम, कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज कर जाएंगे कि कौन वाला था। तो ट्रिक कभी कभी थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन अब मैप देख करके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको याद रह जाएगा। चलिए आप कमेंट करके बताइए तो ज़रा कि कौन सा नहीं होगा, मणिपुर है या फिर दोनों तो नहीं है, मणिपुर हो या तो फिर मिजोरम होगा, कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए कि किसको कर्क रेखा पार कर निकल जाती है। और याद रखिएगा कि जो भारत का जो अंतिम छोर पर जो, जैसे कि एक हमारा फर्स्ट में है गुजरात, कच्छ रन का, जो कच्छ का रन है वहाँ से शुरू का होती है कर्क रेखा और अंत हो जाती है जिस राज्य से निकल जाती है उस राज्य का क्या नाम है। और यही दोनों से कोई एक राज्य होगा, या तो मिजोरम होगा या तो मणिपुर होगा, ठीक है। त्रिपुरा, उससे पहले त्रिपुरा को काटती हुई पार करती है और फिर लास्ट में ये दोनों में से किसी को पार करती हैं, तो वही आपका आंसर भी होगा। हो सकता है जहाँ पूछ भी ले कि अंतिम कौन सा राज्य को पार करके निकल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है। बर्फ पोषित नदी जहाँ बर्फ से वो पोषण होता है, यानी कि जो नदियाँ निकलती हैं बर्फ से होकर के निकलती हैं, यानी कि बर्फ पिघलने से निकलती हैं। सिंपल सा सवाल यही है, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। देखिए जो लगभग और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ जितनी भी हैं वो सभी मानसूनी हैं। और उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत की तरफ देखेंगे आप, है ना, जो हिमालय पर्वत से जो निकलती सारी नदियाँ, तो वो सभी भी बर्फ पोषित हैं, वहाँ से सालों भर नदियाँ बहती रहती हैं। लेकिन जो देखेंगे आप ये वाला, ये जो क्षेत्र है ऐसा वाला, तो ये वाला जो मालवा का पठार है इधर, प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है, वो लगभग जो सारी नदियाँ सब क्या है, सारी नदियाँ लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मानसूनी है। बरसात के मौसम में वो नदियाँ का बहाव तेज हो जाता है। तो देखेंगे आप तो ज़्यादातर ये कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये सब जो नदियाँ हैं ज़्यादातर ये सभी क्या हैं, बर्फ पोषित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें सही इसका आंसर होना चाहिए, वैसे इसमें तो कोई लग ही नहीं रहा, नर्मदा भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब कोई बर्फ पोषित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसी नदी नहीं जो बर्फ पोषित है। उत्तर भारत से अगर कोई नदी निकल रही होती तो हम कह सकते थे कि वो बर्फ पोषित हैं, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल में मुकराबाब, ठीक है, यहाँ भी लग रहा है कुछ मिस प्रिंटिंग है, देखें क्या है, इसको आप सुधार लीजिएगा ज़रा, ठीक है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से इतना गलती ना हो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के नाते तो गलती हो ही जाता है फिर भी, ठीक है, बट इसलिए सॉरी। इसका यहाँ पे सही जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्वेश्चन को मैं सुधार दूँ ज़रा, यहाँ पे होना चाहिए आपका बुक्सा बाग, क्या होना चाहिए, बुक्सा बाग, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र का वर्तमान में चल रहे जो परियोजना है, चल रहे परियोजना से खतरा है। एक यहाँ पे परियोजना चलाया जा रहा है, ठीक है। इस परियोजना से कौन सा परियोजना यहाँ पर जो चल रहा है जिससे ये बुक्सा बाग परियोजना को जो संरक्षित क्षेत्र है उसको नुकसान होने वाला है या उसको खतरा है, तो ये बताना है। वो हेमेटाइट खनन वाला, मैग्नेटाइट या डोलोमाइट यहाँ पे जो खनन हो रहा है, ठीक है, किसका नुकसान हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डोलोमाइट खनन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। डोलोमाइट का यहाँ खनन का काम चल रहा है, उससे यहाँ पर ये वाला जो है बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र उसको उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसका खतरा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। यहाँ भी क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए था, क्षोभ मंडल, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य मंडल नहीं होगा, समताप मंडल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट याद रखिएगा क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसको बोला जाता है ट्रोपोज, क्या बोला जाता है, ट्रोपोज बोला जाता है, ट्रोपोपाज ऐसे बोलते हैं, ट्रोपोपाज, ठीक है। ये क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी परत जो होगा उसको ट्रोपोपाज कहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं सप्ताह मंडल में उड़ान भरती है सब कौन सा वायुमंडल, जो जितने भी जेट विमान वगैरह होती है सभी सप्ताह मंडल में उड़ान भरती है, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल होता है वहाँ जो मतलब कि कह सकते हैं जो उष्मा होता है, हीट वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा अनुकूल होता है हमारे लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है या ठंडा होता है, अनुकूल इस परिस्थितियाँ होती हैं जिस वहाँ पर जेट विमान को उड़ाया जाता है उसी समताप मंडल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, या फिर इसमें से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। ये कौन सा वैसे प्रमंडल में आता है, बता सकते हैं? ये आता है तिरहुत प्रमंडल में। किसमें? तिरहुत प्रमंडल में आता है। बिहार के तिरहुत जो प्रमंडल है उसमें आता है पश्चिम चंपारण। ठीक है, और इसमें बिहार के बारे में आप कुछ जान लीजिए। बिहार में सबसे अधिक 1% के बारे में बात करें तो वो जिला है कैमूर। ठीक है, कौन सा है? कैमूर। ठीक है, सबसे अधिक घने पतझड़ वाले पूछेगा तो पश्चिम चंपारण बताइएगा। और अगर सबसे ज़्यादा क्या पूछे, अधिक 1% वाला जिला, तो कैमूर बताइएगा। ठीक है, और सबसे अधिक पूछेगा तो पश्चिम चंपारण ही है। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा तो पश्चिम चंपारण, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो बताइएगा कैमूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी कि सबसे तटीय रेखा जो बनाती है वो सबसे लंबा बनाती है? तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? पटना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा इसी और बताइए कि जो हमारा जो बिहार है उस बिहार से देखेंगे ठीक बीचों बीच से ये गंगा नदी निकल गई हैं। ठीक है, तो कितने जिलों से, यानी कितने जिलों को ये गंगा टच करती है? जो गंगा नदी है वो कितने जिलों को टच करती है? बताइए कुल कितने हैं? ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम, 12, 14, 16। बताइए तीनों में से कौन सा होगा? चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित है। ठीक है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान। ये जापान लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ये भी भाषा सीख लीजिए। जापान है, फिर इनमें से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और इस जापान में अगर बात करें हम, जो सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम बता सकते क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 द्वीप पर जो 4 बड़े बड़े द्वीप हैं, और 4 द्वीप का नाम कमेंट करके बताइए। ठीक है, वैसे बता देते हैं, सबसे जो बड़ा द्वीप है इसका होन्शु शायद है। क्या है? होन्शु। बाकी 3 द्वीप का कमेंट करके बताइए कौन कौन है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ये, तो फिर यहाँ पर ये रूस हो जाएगा ये। ठीक है, ये रूस है, ये रूस हो जाएगा, रूस, चिली या फिर चीन। ठीक है, अगर आपको अक्षांशीय रेखा पता है तो आप आंसर इसको बता पाते, अगर नहीं पता तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एक होता है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये ग्लोब है, फिर से ये तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये हमारा विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, पूछा क्या है? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो अक्षांश रेखा, ये वाला सभी क्या है? अक्षांश रेखा ही सभी है। ठीक है, तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कौन सा कनेक्ट करता है? इसमें से रूस करता है, चिली करता है, चीन करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे एक चिली है ना, तो चिली का जो शेप है कुछ इस तरीके से है, ऐसे है चिली। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार को क्रॉस कर रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार कहेगा तो उसमें आंसर हो जाता है रूस हो जाता। कौन सा होता है? रूस हो जाता, क्योंकि रूस देखेंगे आप कि ये देखिए ये देशांतरीय है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से रूस इस तरीके से फैला हुआ है, तो इसमें अच्छा जो देशांतरीय विस्तार है इसका ज़्यादा है रूस का, लेकिन अक्षांशीय जो विस्तार है वो किसका ज़्यादा है? सॉरी, ऑप्शन कहाँ लगा दिए हम? हाँ ठीक है, चिली लगा हुआ है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? यहाँ पे द्वीप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें जो इंडोनेशिया में जो द्वीपों की संख्या है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 17,500 के आसपास। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है,
और बाकी ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा महाद्वीप है और उसमें कुल जो द्वीपों की संख्या वो लगभग 8,000 है। कितना है? 8,000 है। ठीक है, आगे बढ़ें तो कह सकते हैं इस हिसाब से कि इंडोनेशिया जो है वो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है, महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं मतलब द्वीप है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, भारत में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यह तीनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल सही है। आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कजाकिस्तान करता है। कौन करता है? कजाकिस्तान करता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा भंडार इसी के पास है। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन करने में ज़्यादा जो तेज है, आगे है, वो है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन यूरेनियम का जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। कन्याकुमारी से तटीय पहाड़ियाँ हैं, कौन सा है? तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कार्डेमम कर लीजिएगा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से केरला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पर कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली में लीची चीलियाँ क्या बोलते हैं उसको, इलायची की प्रोडक्शन को ज़्यादा होता है, उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, इस पहाड़ी का नाम है कार्डेमम पहाड़ियाँ। ठीक है, और इस जगह पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, इधर से पश्चिमी घाट और इधर से ये पूर्वी घाट मिलते हैं। यहाँ पर ये क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसी के नीचे थोड़ा सा देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, दूधा बेटा अन्नामलाई है। ठीक है, ये अन्नामलाई दूधा बेटा यहीं पर है, जहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलती हैं। ठीक है, और इसी नीचे फिर यहाँ पर देखेंगे कार्डेमम है, तो कह सकते हैं जो कि कन्याकुमारी से जो सटी है, तो कन्याकुमारी यहाँ पर है, जिससे सटा हुआ लगभग देखेंगे आपको कार्डेमम की पहाड़ी देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख नदी है, उत्तरी कोयल है, या दक्षिणी कोयल है? ठीक है, कौन सा होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है वो गंगा नदी घाटी का क्या है, एक उपनदी है, उपसहायक नदी है। ठीक है, और बात करें हम उत्तरी कोयल नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती हैं। तो रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कन्नन देवन, नीलगिरी, या गिरनार? तो आप देखेंगे ये गुजरात में जो गिरनार साइड है, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बाकी नीलगिरी में देखने को मिलेगा, कन्नन देवन में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और गिरनार जो है वो ध्यान रखिएगा, गिरनार जो है वो जैन धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए। ठीक है, ये जो है गिरनार वो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकार थे ना, अरिस्टोनेमी, कठोर तपस्या करके यहीं से निर्वाण प्राप्त किए थे, ये गिरनार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की? गजब है मेरा टाइपिस्ट, क्या हो जाएगा? खाड़ी को बताइए, साड़ी बना दिया है ये तो। ऐसा मेरा टाइपिस्ट है, तो पानी मांग लगा देगा। चलिए माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। ठीक है, जैसे सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, ये जो कैम्बे की खाड़ी है वो परवाल भित्ति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परवाल भित्ति, आखिर परवाल होता क्या है? परवाल एक तरह से जीव है जो अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी से फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे जमते जमते ये थोड़ा सा क्या बना लेता है, पहाड़ खाड़ी की तरह वो ऊंचा हो जाता है। तो ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो परवाल भित्ति यही है। परवाल भित्ति एक जीव है जो अपने क्या छोड़ता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ता है, और वो धीरे धीरे आकर के क्या हो जाता है, वो एक पहाड़ी का निर्माण, वो चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं परवाल भित्ति से बना हुआ क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब बात करें थोड़ा सा कि विश्व का सर्वाधिक परवाल कहाँ है? तो हिंदू प्रशांत क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि हिंद और में भी, हिंद महासागर में भी और प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है,
और इसी याद ध्यान में रखिएगा कि जो परवाल भित्तियाँ हैं महासागरों को विविधता के भंडार होते हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साझेदार दर प्रतिशत दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सबसे अधिक ज़्यादा जो है वो साझेदार दर पाई गई है, ये सवाल है आपका, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बताना है कि किसमें साझेदार दर सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज की गई है, जैन, हिंदू या सिख। तो अगर आप हिंदू सोच रहे हैं तो गलत है, सबसे ज़्यादा होगा जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा साझेदार दर में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो बात करें कितना परसेंट, तो जो इस आपका इसका जो है एक्चुअल डेटा मुझे नहीं याद आ रहा है, इसका होना चाहिए जैन धर्म का जो है ना, हाँ ठीक है याद आया, 86% के आसपास, ठीक है। ये 86% के आसपास इसकी साझेदार दर है, ठीक है। जबकि बात करें हिंदू का तो वो 63% है, ठीक है, 63% के आसपास। और जबकि मुसलमानों का जो है मुस्लिम एरिया, मुस्लिम जो क्षेत्र का जो है उन लोग का है 57%, ठीक है। तो जैन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है। भील गुजरात में पाया जाता है, ये बताना है। पंजीकृत पार्टी है, टोडा केरल है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लीव करते हैं। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। जो औद्योगिक गलियारा है, कुल औद्योगिक गलियारा जो है वो कितना है जानते हैं आप, कुल मिला के 5 औद्योगिक गलियारे हैं, ठीक है। बोलिए तो पाँचों को मैं नाम लिख दूँ। पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, तीसरा है आपका पूर्वी घाट आर्थिक गलियारा, चौथा है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, और पांचवा है बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे किसका, जापान के सहयोग से जो बनाया गया है गलियारा, वो कौन वाला है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है जापान के सहयोग से ये बनाया गया है, बनाया जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। कुल मिला के पूछा जाए आपसे तो बताइएगा 5 है, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। उसमें से मेन नाम याद रख सकते हैं आप, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। मुंबई तो है ही आपका, बेंगलुरु भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अमृतसर एक नाम याद रखिएगा, कोलकाता नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और एक तो पूर्वी तट हो गया, पूर्वी तट का भी एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रोहतास। देखिए जिससे हम मान लेते हैं कि ये वाला इस तरीके से मेरा बिहार है, तो बिहार का यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो धारवाड़ है का चट्टान देखने को मिलेगा, धारवाड़, ठीक है। और इस साइड देखने को मिलेगा आपको विंध्यनकरम का चट्टाने, विंध्यनकरम का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप इस साइड में, तो इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा टर्टरेसरी जो क्रम के होते हैं वो क्रम के चट्टान देखने को मिलेगा। और बात करें हम ये इस गंगा के किनारे किनारे इस वाला एरिया में आपको देखने को क्या मिलेंगे, इस एरिया में देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक का, ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो चट्टाने हैं वो आपको देखने को मिलेगा, याद रहेगा। तो बस इस फिगर को याद रखिएगा, इधर धारवाड़ हो जाएगा, इधर बिंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर क्यों होगा, क्योंकि इसी साइड में तो ना विंध्यन का है और वो साथ साथ में सतपुड़ा वाला श्रेणी है, तो इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि इधर विंध्यनकरम का चट्टान देखने को मिलेगा, इधर आपका इधर झारखंड से कुछ लगे हुए हैं तो इधर से धारवाड़ का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको टर्टरेसरी वाला मिल जाएगा और यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला मिल जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे है आपका रोहतास। तो रोहतास अगर ये होता तो ये यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, विंध्यनकरम का। धारवाड़ फूट रहा है यानी कि मुंगेर और जमुई आपको इधर देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा किनारे जिलों की स्थिति, जिलों की जो स्थिति है, जिलों की संख्या कितनी है। तो मैंने शायद ऊपर में दिया था आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ भी गया, 21 है, 17 है या 12 है, जो सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, बताना है मुंगेर जिला में, बताइए कौन सा हो जाएगा मुंगेर जिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में गंगा के किनारे, तो कहाँ चले गए हम, इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो मुंगेर जिला में क्या हो जाएगा, इसका हो जाना चाहिए, देखिए याद रखिएगा, माँ से मुंगेर, और यहाँ पे देखिए माँ से भीम आता है, भीम में माँ आता है, भीम मुंगेर ऐसा याद रखिएगा आप, भीम मुंगेर। तो जो भीम बांध है वो मुंगेर जिला में है, ठीक है। बताइए कमेंट करके वाल्मीकि कहाँ है, और साथ साथ में राजगीर कहाँ है। तो राजगीर तो एक्चुअली में तो खुद ही किस जिला में है, तो
बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो राजगीर तो खुद एक ऑटोमेटिक अपने आप जैसा जिला है ये, है ना, ये तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन आपके पास बच रहा था वाल्मीकि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, ये ऐसे सभी सही है या फिर इसे कोई सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, जो कैमूर में आपको देखने को मिलेगा। कैमूर की पहाड़ी में खनिज जो है, कैमूर जो जिला है वहाँ पर आपको लाइमस्टोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइमस्टोन एक तरह से चूना पत्थर है जो सीमेंट का उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है ये। ठीक है, एक आप एक और नाम याद रख सकते हैं जो कैमूर और साथ साथ में रोहतास, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा लाइमस्टोन, रोहतास, है ना, जो भी बता रहे थे इस तरीके से। यहाँ पे ये कहाँ पे है आपको, तो इधर मिल जाएगा दक्षिण, इधर नीचे दक्षिण और इधर ये पूरब, तो दक्षिण पूरब में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लीजिए क्वेश्चन वहाँ पर आ गया था ना, ऊपर में पूछे थे आपसे हम लोग अभी। देखिए ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर होंसू, ये होंस नहीं होंसू हो जाएगा। ठीक है, 4 महाद्वीप का नाम बताए थे, 4 महाद्वीप, 4 छोटे छोटे, सॉरी महाद्वीप नहीं, बार बार महाद्वीप बोल दे रहे हैं, वो द्वीप होगा, है ना। जापान के 4 बड़े बड़े वहाँ पर क्या है, द्वीप हैं, एक होंसू है, एक शिकाकू है, एक क्यूसू है, और एक शायद आपका होकाकाइडो है। क्या है नाम, इन लोग का ऐसा ऐसा याद नहीं होता कभी, होकाइडो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बाकी देखिए ये है, एक ये है और एक ये वाला, 2 हो गया, 2 और हैं। 2 और कौन कौन है? शिकोकू और क्यूसू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जापान अपने देश को निप्पॉन भी कहता है, क्या कहता है? कौन सा देश अपने को निप्पॉन कहता है? तो ये कहता है जापान। क्यों कहता है? क्योंकि ये सूर्योदय वाला देश है। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है इसीलिए। ठीक है, और जापान की मुद्रा येन है, जबकि जापान का संसद को हम क्या कहते हैं? जापान के संसद को हम क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप, जो सबसे ज़्यादा जो देश होते हैं वो हैं अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, और सबसे कम किस में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी, महाद्वीप भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये बताना है कर्नाटक में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलनेज जो है वो कॉफी उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, तो है कहाँ ये? तो ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। पुलनेज जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी कॉफ़ी का एक उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है बाकी ये आपका चिकमगलूर और कुर्ग, ये दोनों सही है। ठीक है, अब बाकी और भी है यहाँ पे देखने को, और भी मिलेगा, जैसे कि बाबा बुदन गिरी है। ठीक है, तो और भी हैं, बट आपको इंपॉर्टेंट 2 याद रख लीजिएगा, चिकमगलूर और ये कुर्ग, ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र, और ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, जो कि पुणे जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है? यही है, इसी जगह पर है, जो फर्स्ट ऑप्शन वाला, ये वाला चिकमगलूर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस मैंने जो PDF है इसका, जो क्वेश्चन है MCQ का, इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 59, फिर से लिख लीजिए 8789595738। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, सेट नंबर 5 लिख करके, सेट नंबर 7 लिख करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का
इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ये आपको समय के साथ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूरत हो तो। बाकी कोई और भी हेल्प चाहिए हमसे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या इस नंबर से आप इस नंबर पर आपको मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या हो तो होता है आपको, तो ऑफकोर्स हम आपको सेवा में हम हमेशा हाजिर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।